तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी जो सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 है, इसके अंतर्गत अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इसके अंतर्गत हमने भाग 3 का अध्ययन किया। उसमें क्या था, उस भाग 3 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जो विभिन्न प्रकार के अंतर है उसको हमने प्रदर्शित किया और ये जान पाए। साथ में हाकिम शेख की कहानी जो पहले पढ़े थे, हमने फर्स्ट भाग में पढ़ा था हाकिम शेख की कहानी, उसमें अदालत ने जो फैसला दिया उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में भाग 3 के अंतर्गत अध्ययन किया। आज हम इसी अध्याय 2 के भाग 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता। मतलब स्वास्थ्य सेवा तो विभिन्न प्रकार की हमारे भारत में किस प्रकार से दी जा रही है और उनमें किस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो उदाहरण लेंगे हम जैसे केरल का और कोस्टा रिका का, कि वहाँ की सरकार द्वारा किस किस प्रकार के प्रयोग किए गए कि लोगों को अधिक से अधिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान हो सके। तो चलो अध्ययन करते हैं स्वास्थ्य सेवा और समानता के अंतर्गत। अब ये देखेंगे सबसे पहले, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हमारा भारत देश जो एक विशाल देश है, जहां आज भी हमारी 70% आबादी ग्रामीण है, तो सब जगह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है क्या? आज भी हम आए दिन अखबारों में, टीवी में ऐसे सुन पाते हैं कि दुर्गम इलाकों या आदिवासी इलाकों में है ना, जो किसी व्यक्ति या किसी महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सुनना हमारा आम है आज भी। तो आज भी हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की काफ़ी कमी पाई जाती है। तो चलो इसको स्लाइड के माध्यम से और समझते हैं और आप इसको नोट भी कर सकते हो। भारत में अभी भी ऐसी स्थिति बन रही है कि जहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो क्या है, बढ़ रही है, पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ रही। निजी स्वास्थ्य सेवाएं शहरों में बहुत ज़्यादा है, गाँव में निजी स्वास्थ्य सेवा भी नहीं है, और साथ में गाँव में जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर्मचारी नहीं मिलेंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, नर्स नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार की गाँव में आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, निजी सेवाएं का ही उपयोग करेंगे, और निजी सेवाओं में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उनको धन व्यय करना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में ये केंद्रित है क्या, निजी स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादातर कहाँ पे है, वो भी शहरी क्षेत्रों में। गाँव के जो व्यक्ति हैं उनको तो निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, और आज भी वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं सरकार द्वारा संचालित, वो भी सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे डॉक्टरों की कमी होती है या वो आवश्यक उपकरण नहीं होते हैं, उनको फिर जिला अस्पताल से राजधानी के अस्पताल में रेफ़र करते आप देखते होंगे, समाचारों में सुनते होंगे। इन सेवाओं का मूल्य भी अधिक होता है। कहाँ पर, निजी सेवाओं में। हमने पहले इसके बारे में पढ़ा, सार्वजनिक और निजी सेवाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो निजी सेवाएं हैं वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, मूल्य भी अधिक चुकाना पड़ता है। दवाइयाँ महंगी होती है और बहुत से लोग उन्हें खरीदने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। और यहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होता है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। एथिकल दवाइयाँ लिखते हैं डॉक्टर, महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, जबकि जो काम जेनरिक दवाइयों से हो सकता है वो एथिकल दवाइयाँ लिखते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ लिखते हैं, जिससे क्या होता है, जो आम आदमी, जो गरीब आदमी वहाँ इलाज नहीं करा पाता। सुविधाएं तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन धन व्यय बहुत करना पड़ता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति वहाँ इलाज कराने भी चला गया तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको ऋण लेना पड़ेगा वहाँ इलाज कराने के लिए, कि भाई चलो सुविधाएं अच्छी है, समय पर इलाज हो जाएगा, भीड़ भड़क नहीं मिलेगा, संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। ऐसा सोच के कोई चले भी जाए तो उसके साथ क्या होगा, वो बेचारा ऋण लेगा, अपना घर बेचना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के अंतर्गत और देखते हैं हम, और उसको क्या क्या। अब ये जो निजी सेवाएं हैं ये अधिक लाभ कमाने के लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, लाभ कमाने के लिए ही स्थापित हो पाती है, और ये ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है, कि जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है वहाँ सर्जरी कर दी जाती है अधिक लाभ कमाने के लिए। हमने विभिन्न फिल्मों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं और देख पाते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती है उस ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ दे दी जाती है। तो इस प्रकार की जो सेवाएं किसके अंतर्गत आती है, निजी सेवाओं के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जाते हैं।
अब जहाँ मैंने कहा ना कि जेनरिक दवाइयाँ जहाँ आसानी से वही काम करती है, वही साल्ट होता है उसमें, लेकिन उनको एथिकल बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ वो लिख देते हैं और अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार की जांचें लिख देते हैं। इससे भी काफ़ी धन व्यय होता है। कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ या इंजेक्शन, सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। अब कुछ चिकित्सक होते हैं जो उन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में वो काफ़ी इंजेक्शन या सलाइन लिख देते हैं, जबकि दवाइयों से भी काम चल सकता है। तो हम इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में देखते हैं कि यहाँ पर आम आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाता, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के काफ़ी चार्ज वसूले जाते हैं। और देखते हैं कि क्या वास्तव में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा मिल पाती है और सभी लोग क्या समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर पाते हैं, उसके बारे में और देखते हैं हम कि भारत में जो 20% लोग ही हैं ना, जो बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। 100 में से 20% ही लोग ही दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं कि 80% लोग तो उनको खरीदने में सक्षम ही नहीं होते हैं। बहुत गरीब होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको हम गरीब नहीं समझते, मतलब मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार, जिनकी इनकम थोड़ी बहुत अपना परिवार का आसानी से गुजारा चला सके। ऐसे व्यक्ति भी इन निजी सेवाओं में अपना इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के बहुत ही ज़्यादा चार्जेज वसूले जाते हैं। एक सर्वे अनुसार यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों के भुगतान करने के लिए, अब एक सर्वे किया गया किसी भी NGO द्वारा या सरकार द्वारा किया होगा, तो उस सर्वे में ये पाया गया कि 40% लोग, 100 में से 40% लोग जब बीमार होते हैं तो वो इन निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, वो इलाज कैसे करा पाते हैं? या तो अपनी संपत्ति बेच देते हैं या क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, पैसे किसी से उधार लेते हैं। अब कोई आदमी अपनी संपत्ति बेच देगा या उधार लेगा तो वो कितनी बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से निजी स्वास्थ्य सेवाओं में सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है और सभी को स्वास्थ्य सेवा, वहाँ जो स्वास्थ्य सेवा का लाभ है वो संभव नहीं हो पाता है। गरीब व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आगे और देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, बीमारी चिंता मुसीबत का कारण बनती है। अब बेचारा कोई गरीब आदमी है और वो बीमार हो गया, खाने के तो वैसे ही लाले पड़े हैं किसी के, और वो बीमार हो गया तो इलाज कहाँ से करा पाएगा? वो तो पहले है ना जो अपने पेट भरने की सोचेगा ना। तो उसी प्रकार से ये तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती है बीमार होना। और जब ऐसी स्थिति बार बार आती है, जब ऐसी स्थिति बार बार आएगी, वो बार बार बीमार होगा, तो वो कभी भी संपन्न नहीं हो पाएगा, कभी भी अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जितना भी कमाता है उसके परिवार में और कोई भी कमाते होंगे तो उसका पैसा तो सारा बीमारी में ही चला जाता होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि गरीब व्यक्तियों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज करा पाना संभव नहीं है। अब गरीब व्यक्ति तो पहले ही कुपोषण के शिकार होते हैं। हम सब जानते हैं कि गरीब व्यक्ति अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है उसको, जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन है, विटामिन युक्त जो भोजन है वो थोड़ी कर पाते हैं। वो तो रोटी सब्जी से काम चलता है उनको विभिन्न प्रकार की जो हरी सब्जी हैं, फल हैं और विभिन्न प्रकार दूध हैं, ये थोड़ी मिल पाता है गरीबों के लिए। और इसी वजह से वो क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन या पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं जितना इनको खाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जितना पौष्टिक भोजन उनको मिलना चाहिए उतना उनको भोजन नहीं मिल पाता है, और इस वजह से वो कुपोषण के शिकार होते हैं। और जब आदमी कुपोषण का शिकार होगा, जो उनके बच्चे होंगे, तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें जीवन में आधारभूत आवश्यकता है, जैसे पीने का पानी, और साथ में अब जो गरीब व्यक्ति है उनको आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है, जैसे पीने का स्वच्छ पानी, वो भी उनको नहीं मिल पाता है। अब हम जानते हैं कि जो आजकल जो भी ज़्यादातर बीमारियां होती है वो अस्वच्छ पानी पीने से होती है, और साथ में घर में पर्याप्त जगह भी नहीं होती है उनके। एक ही कमरे में सारे लोग रहते हैं, उसी में चूल्हा जल रहा है, तो और बरसात के समय पानी भी गिर रहा है, तो जब पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी तो बीमार तो होंगे ही, और साथ में अच्छा वातावरण भी, साफ़ सुथरा वातावरण भी उनको नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो इन सब कारणों से जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए क्या हो गई, विभिन्न प्रकार के
रोग आ जाएंगे उनके परिवार में, और रोग आने पर जब वो इलाज कराने जाएंगे तो ना तो उनको समय पर इलाज मिल पाएगा और ना वो निजी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज करा पा सकते हैं, क्योंकि वो तो गरीब है, वो धन, उनमें अधिक धन व्यय करना पड़ता है। बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। कब रहती है? जब उनको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, पर्याप्त अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, और साथ में अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, साफ़ सफाई युक्त, पर्याप्त रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इन सब कारणों से जो ये मूलभूत आवश्यकता है, अगर ये सभी व्यक्तियों को नहीं मिलेंगी ना, तो वो बीमार हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो चलो आगे और देखते हैं। कई बार केवल पैसा ही लोगों के इलाज में बाधक नहीं होता है, जैसा कि हमने देखा पीछे कि लोग किस किस कारणों से भी बीमार हो जाते हैं। केवल पैसों की वजह से ही इलाज में जो बाधा उत्पन्न नहीं होती है, विभिन्न प्रकार के जो वातावरण है, जैसे उसको समय पर इलाज नहीं मिला और उनका वातावरण भी सही नहीं है और समय पर इलाज नहीं मिला। किसी महिला, मान लो कोई गर्भवती महिला है और वो दुर्गम इलाके में रहती है और उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार आदिवासी इलाकों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है और वहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिल पाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी रहती है। इस वजह से यही कारण नहीं होते हैं कि मान लो आपको भोजन की व्यवस्था या साफ़ सुथरी जगह या वातावरण साफ़ सुथरा मिले, यही कारण नहीं होते। ये कारण भी होते हैं कि कोई दुर्गम इलाके में रह रहा है, समय पर उसको इलाज नहीं मिल पाता है। ये कारण भी बीमारियों से ग्रस्त होने का प्रमुख कारण माना जाता है। तो चलो आगे और देखते हैं इसी में और क्या होता है। इसी में अब हम क्या कर सकते हैं कि इन बीमारियों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पनपने दें। इसके लिए हम या सरकार क्या कर सकती है, इसके बारे में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। हमने पढ़ा, इसके पीछे जो भी पढ़ा उसमें हमने ये समझ पाया कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। सभी लोगों को आज भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। अब ये सरकार का दायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, जो विशेषकर जो गरीब है और सुविधाहीन है, उन लोगों तक भी इलाज पहुंचा सके। ये किसका दायित्व है? ये सरकार का दायित्व है। और गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। अब इलाज के साथ साथ जो आधारभूत सुविधाएं वो भी प्रदान करे। कौन करे? सरकार करे। ये उसका प्राथमिक कर्तव्य है। इसलिए सरकार को लोगों के आधारभूत सुविधाओं के साथ उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। आधारभूत सुविधा में कौन सी आती है? जो पर्याप्त रहने के लिए जगह, पौष्टिक भोजन, ये सब सुविधाएं आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत आती है। साथ में उनकी सामाजिक स्थिति में भी जब सुधार होगा, जब उनके समाज में उनको बैठने के अवसर मिलेगा और उनके चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे लोग, तभी भी बीमारियों से दूर होते जाएंगे। तो सरकार को ऐसे भी कार्य करने चाहिए ताकि उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरे। तो चलो अब इसका उदाहरण, दो उदाहरणों से समझेंगे कि सरकार ने जिन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं, वहाँ पर सरकार ने कुछ प्रयोग किए और वहाँ पर सुधार भी देखने को मिला। तो चलो उन उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम है केरल का अनुभव। सर्वप्रथम हम केरल के अनुभव पर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर एक नक्शा देख रहे हो, मैप देख रहे हो, भारत का राजनीतिक मानचित्र है ये। यहाँ पर हमारे इस नक्शे में भारत में जो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में दे रखा है। लेकिन हम तो जो हमारा जो उदाहरण है केरल का अनुभव, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो नीचे है केरल, यहाँ दक्षिण दिशा में, हमारे भारत के दक्षिण में ये केरल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे केरल है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ की राज्य सरकार ने किस किस प्रकार के कार्य किए जिससे वहाँ काफ़ी सुविधाओं का विकास देखने को मिला। तो चलो चर्चा करते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ये कब की बात है? ये 1996 की बात है। अब कौन सा चल रहा है? अब 2020 चल रहा है। तो देखो कितने साल पहले की बात है। तब वहाँ की सरकार ने किस किस प्रकार की व्यवस्था की ताकि लोगों को आधारभूत सुविधाएं अधिक से अधिक मिल सके और स्वास्थ्य सेवा भी मिल सके, तो उस पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर राज्य सरकार ने क्या किया कि जो यहाँ के पूरे बजट का जो 40% है ना, वो किसको दे दिया? पंचायतों को दे दिया। मतलब जैसे 100 रुपये है तो 40 रुपये किसको दे दिए? उसमें से पंचायतों को दे दिया। इसको इस प्रकार से हम समझते हैं।
तो जितना भी पूरा बजट होता था राज्य सरकार का उस समय, उसमें से 40% बजट पंचायतों को दे दिया कि ये आपको देते हैं बजट और आप अपने पंचायत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं करो। उसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, ना साफ़ सफाई सब कुछ आ गई, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने तो आपको पैसे दे दिए। अब वो देखते हैं वो क्या क्या करते हैं। इससे पंचायतों ने क्या क्या आवश्यकताओं को पूरा किया। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कहाँ की गई? केरल में। उनको जब 40% जो बजट का 40% पैसा सभी पंचायतों को दे दिया, तो उन्होंने किस किस पर काम किया? उसके पीने के पानी पर, औरतों के विकास, शिक्षा और आहार पर काम किया कि इनमें जो विभिन्न प्रकार की कमी है उनको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया उन पंचायतों ने। तो चलो और देखते हैं कि आगे उसमें और क्या क्या प्रयास हुए। इसके फलस्वरूप जल वितरण की व्यवस्था की जांच की गई कि जो मान लो किसी को ना जो स्वच्छ जल नहीं मिल रहा विभिन्न प्रकार के गाँव में, कॉलोनियों में, तो वहाँ पर स्वच्छ जल पहुँचाने की जिम्मेदारी अब किसकी हो गई? पंचायतों की हो गई। और साथ में जो स्कूलें हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनके कामों को भी सुनिश्चित किया गया कि आपको किस किस प्रकार से काम करना है, आपको बच्चे के किस स्तर पर काम करना है, आंगनबाड़ियों में जो बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इनको किसने सुनिश्चित किया? उन पंचायतों ने सुनिश्चित किया, क्योंकि अब पंचायतों को जिम्मेदारी दे दी गई थी। और गांव की विशेष समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। अब जो पंचायतें होती थी उन्होंने है ना जो एक गांव के विकास का पूरा खाका तैयार किया और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी उन पर आपस में बैठ के चर्चा की और उनके योजना को, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं लागू करनी है पंचायत में, उस पर चर्चा करने के बाद में उसको अमली जामा पहनाया। किसने? पंचायतों ने। और विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए गए। लेकिन बहुत सारे प्रयत्नों के बाद में भी क्या हुआ? पंचायतों ने बहुत सारे प्रयत्न किए, सभी प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सभी प्रकार के कार्य किए, लेकिन फिर भी कमी रह गई। इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी कमी रह गई। जैसे कौन कौन सी कमी? दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। हम सब जानते हैं कि गाँव में कोई डॉक्टर ही नहीं जाना चाहते। साथ में गाँव में अपर्याप्त बिस्तर मिलेंगे, अपर्याप्त भवन मिलेंगे, स्वास्थ्य भवन जिनमें इलाज किया जा सके। तो ये सभी सुविधाएं अभी भी वहाँ पर विद्यमान है। इतना कार्य होने के बावजूद, इतना पैसा पंचायतों को देने के बावजूद आज भी वहाँ ये स्थिति बनी हुई है। ये हमने कहाँ का उदाहरण देखा? केरल का अनुभव। तो चलो और देखते हैं हम इसी में केरल के जो अनुभव में है कि इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता अब किसकी है? अब सरकार को, पंचायतों को और वहाँ के लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है कि जो ये और समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके। एक अन्य देश का उदाहरण लेंगे हम, जिसके आधार पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानेंगे हम। अब जैसे हमने केरल का उदाहरण लिया कि वहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति थी कि वहाँ कुछ अच्छा किया जा सके। इसी प्रकार से एक जो दूसरा देश है, हमारे देश के अंतर्गत नहीं है, उस दूसरे देश के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ की सरकार ने ऐसे क्या कार्य किए कि लोगों के आधारभूत सुविधाएं या स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी बहुत सारे सुधार वहाँ देखने को मिला। तो चलो उसको देखते हैं हम। अब आप चित्र में सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ, ये है कोस्टा रिका। एक देश है कोस्टा रिका, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। यहाँ पर ये विश्व का नक्शा है। किसका नक्शा है? विश्व का नक्शा है। इसमें जैसे यहाँ पे हमारा भारत है, तो जैसे 7 महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के जो मध्य अमेरिका है, यहाँ पर ये कोस्टा रिका नाम का देश है। छोटा सा देश है। इधर तो इसके क्या है? अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। अब कोस्टा रिका का हम वर्णन करते हैं। कोस्टा रिका के मध्य अमेरिका में स्थित है, ये हमने देखा, और ये एक स्वस्थ देश माना जाता है। कौन? कोस्टा रिका। इसका मुख्य कारण वहाँ के संविधान में निहित है। कोस्टा रिका जो आज एक स्वस्थ देश माना जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसके संविधान में निश्चित है। उसके संविधान में ये बात निहित है कि स्वस्थ देश किस प्रकार से ये बना। तो देखते हैं किस प्रकार से बनता है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने क्या निर्णय लिया? एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम सेना नहीं रखेंगे। ये उस देश ने निर्णय लिया। इससे सेना पर व्यय किया जाने वाला धन
शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आधारभूत ज़रूरतों को पूरा किया जाने लगा। अब जब सेना पे धन खर्च नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि पूरे बजट का कई देशों का 5%, कई 2% ऐसे है ना, जो पूरे सकल बजट का ना, जो किसी देश का रक्षा पर ही खर्च होता है, सेना पर ही खर्च होता है। कई तो बहुत ज़्यादा करते हैं, 14%, 15%, 20% तक भी कई देश करते हैं। अब जब इतना पूरे बजट का इतना कोई देश खर्च कर रहा है, और यहाँ पर जो भी खर्च होने जा रहा था, सेना पर व्यय होने जा रहा था, उसको वहाँ सेना पर व्यय न करके किन पर खर्च किया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं कौन सी? जैसे रहने के लिए सबको घर मिले, खाने के लिए पौष्टिक भोजन मिले, ये सब सुविधाएं किसने की? कोस्टा रिका की सरकार ने। तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आए होंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी प्रकार के जो खर्चे जो सेना पर किए जाते थे वो बंद कर दिए गए। तो और देखते हैं इसमें किस प्रकार से और क्या क्या यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के विकास है वो देखने को मिले। हम सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये कोस्टा रिका के देश का एक चित्र है, जिसमें घर दिखाई दे रहे हैं। देखो कितनी हरियाली दिखाई दे रही है, कितनी साफ़ सफाई दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो कि जब ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में कोई व्यक्ति रहेगा तो वो स्वस्थ तो रहेगा ही। तो और समझते हैं इसको। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो देश भी स्वस्थ माना जाएगा। इस तरह से वहाँ की सरकार मानती है। कहाँ की? कोस्टा रिका की। इसलिए अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। किस देश में? कोस्टा रिका में। इसलिए वो एक स्वस्थ देश है आज। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करती है। कोस्टा रिका की सरकार है वो, वहाँ पे क्या होती है? मूलभूत सुविधाएं, जैसे सभी को स्वच्छ पानी पीने के लिए, रहने के लिए जगह, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण, ये सब उपलब्ध कौन करवाती है? कोस्टा रिका की सरकार। और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। सभी सड़कें, गाँवों को या शहरों को जोड़ने की सभी सड़कें उपलब्ध करवाती है, ताकि आसानी से कोई भी व्यक्ति अपना समय पर इलाज करा सके। पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास, ये सब, स्वास्थ्य की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ में हमने देखा कि आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत हमने पीने का स्वच्छ पानी, इनके अंतर्गत भी बात की। लेकिन साथ में कोस्टा रिका की सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य और करती है कि जो स्वास्थ्य की शिक्षा है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है कि सभी व्यक्तियों को वहाँ पर स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है, ताकि ये समझाया जाता है कि किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त नहीं हो। ये कौन करता है? कोस्टा रिका की सरकार। और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। और कोस्टा रिका की जो सरकार है, सभी स्तरों पर, किसी भी, चाहे व्यावसायिक स्तर हो, चाहे स्कूली शिक्षा का स्तर हो, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान वहाँ पर प्रदान किया जाता है, ताकि शुरू से ही लेकर सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के विभिन्न तरीके मिल जाएं और कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो। और कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा तो वो देश तो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। आज हमने इसमें समझा कि स्वास्थ्य की समानता और विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं वो किस किस प्रकार से नज़र आती है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, और इससे आपको पुनः स्मरण भी कराया जाएगा कि आज तक आपने इस पाठ के स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।